मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9th अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का जो आपका हिस्ट्री रहती है उसका आपका जो चैप्टर है 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो है यूरोप में समाजवाद किस प्रकार का जो है यूरोप में रहता है तो उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने जो उस समय की रेडिकलवादी रूढ़िवादी जो थी वह जो विचारधाराएं थी उनके बारे में पढ़ा और समाजवाद के विषय में जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आगे कंटिन्यू, वो रहेगा हमारा रूसी क्रांति। तो आज जो है हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा गया। अक्टूबर क्रांति आपकी रूसी क्रांति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आप इसको अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो है अक्टूबर का एक विशेष टाइम पीरियड में जो घटनाएं जिस प्रकार की हुई थी और जिस तरीके का जो स्तर था इन घटनाओं का, तो उन घटनाओं को देखते हुए जो है उनको अक्टूबर की क्रांति ही कह दिया है। तो इस समय जो है कौन सी घटना हुई थी अक्टूबर में? राजशाही के पतन और अक्टूबर की जो घटनाएं हैं उनको ही क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर अक्टूबर की क्रांति कहा जा रहा है। आगे देखिए, और अब ये क्रांति कैसे हुई इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर हम नज़र डालते हैं, उनके बारे में कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूसी साम्राज्य 1914 में जो है किस प्रकार का जो है टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। इस टाइम पीरियड में 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस में जो है यहाँ पर किसका साम्राज्य फैला हुआ है, किसका शासनकाल है? जार निकोलस द्वितीय। अंडरलाइन करेंगे सभी इसको। आगे देखिए, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप लेना है, और वर्ल्ड मैप अगर किसी के पास में नहीं है तो उनको जो है गूगल से जो है ये मैप डाउनलोड करके ये सारे जो क्षेत्र जो हमने पढ़े हैं, जो भी जितने भी सारे देश के नाम जो दे रखे हैं, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, ये सारे नाम आपको मैप में देखने हैं ताकि आपको उनकी स्थिति का पता चले। वैसे आपका एक मैप दे रखा है आपकी बुक में, लेकिन आपका जो है कुछ ही दे रखा है, कुछ हिस्से ही दे रखे हैं। प्रॉपर पूरा आपका जो मैप में जितने भी नाम आते हैं वो नहीं दे रखा है। तो जैसे जैसे वर्ल्ड मैप में जो है आपके जो नाम दे रखे हैं किसी भी देश के, वो आपको मैप में देखना है कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए, यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। प्रशांत महासागर जो है आपका ये यूरोप वाला क्षेत्र है। इस साइड उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो यूरोप के जो इस साइड वाला भाग है, प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इस साइड रहता है और आधा हिस्सा इस साइड रहता है। प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा आपको उत्तरी यूरोप के पूर्व में देखने को मिलेगा और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में देखने को मिलेगा। तो इनका जो यूरोप का जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आगे देखिए, और आज के मध्य एशियाई देश राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इस समय जो इन्होंने जो है 1914 के टाइम पीरियड में जिस प्रकार का रहता था आपका क्षेत्र रूस का, उसके बारे में बताया है कि कहाँ तक जो है रूस का क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, रूस में ग्रीक, यहाँ पे आपको सिर्फ रूस का जो है एक सिर्फ नाम दे रखा है कि ये वाला जो क्षेत्र मैप में जो दे रखा है वो रूस का क्षेत्र है, लेकिन रूस के प्रॉपर जहाँ पर रूस साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते थे उनके नाम दे रखे हैं। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मनाने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। ठीक है, उस समय का ये सारे धर्म हैं। बौद्ध जिस प्रकार से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म है, तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम व बौद्ध भी यहाँ पर शामिल थे। उस धर्म के लोग थे उस समय उस साम्राज्य में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था और समाज। उस समय किस प्रकार के जो है आपकी अर्थव्यवस्था रहती है।
20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जो रूसी साम्राज्य में जो रूस था, उस साम्राज्य में जब हम कृषि को लेकर पढ़ रहे हैं, इनके जो इकोनॉमिक्स ज़्यादातर जहाँ के जिस देश की भी जो इकोनॉमी की होती है, इकोनॉमी जो होती है अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, जो आपकी अर्थव्यवस्था है वह सबसे ज़्यादा जो निर्भर रहती है वो हमारी कृषि पर रहती है। जहाँ पर कृषि सर्वाधिक उत्पादन होता है, जहाँ का निर्यात अधिक उत्पादन से निर्यात सर्वाधिक होता है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी देखने को मिलती है हमें, क्योंकि वहाँ पर कभी खाद्यान्न की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब है हम यहाँ पर अनाज बहुत हो रहा है, और अनाज अधिक होने के साथ साथ में क्या करें, निर्यात हो रहा है। निर्यात यानी कि इतना आपूर्ति हो जाती है कि उनके देश में इतनी आपूर्ति होने के बाद में भी हम दूसरे देश को, यहाँ पर रूस जो है दूसरे देशों में भी क्या कर रहा है, अनाज का जो है क्या कर रहा है, बेच रहा है, निर्यात कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रूस की जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी। उद्योग बहुत कम थे। यहाँ पर हमने कृषि के बारे में पढ़ा, लेकिन जब हम औद्योगिक क्षेत्रों को देखते हैं रूस में, तो वहाँ पर उद्योग जो है वह क्या थे, कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। आप जो ये पढ़ रहे हो ना, पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये वर्तमान में भी यहाँ के जो है औद्योगिक क्षेत्र रहते हैं। ठीक है, तो और उस समय भी जो है पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो है औद्योगिक क्षेत्र हैं। पीटर्सबर्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। जो पीटर्सबर्ग और मॉस्को क्षेत्र जो है, ये कोयला उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं, और वर्तमान में भी जो है औद्योगिक क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये नाम आते हैं, पीटर्सबर्ग और मॉस्को। आपकी जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सिमिलरिटी जो है कुछ ना आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है आपके जो क्षेत्र पढ़ने को मिल रहे हैं, जो देश पढ़ने को मिल रहे हैं, पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये आपको ये नाम जो है आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो है ये औद्योगिक क्षेत्र थे उस समय रूस के, और रूस औद्योगिक क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक जो उत्पादन का यहाँ पे किसका हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर कोयले का उत्पादन हो रहा है और स्टील उत्पादन भी हो रहा है यहाँ पर। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या भी लगभग बराबर हो चुकी थी। आगे देखिए। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। ज़्यादातर जो भी थे निजी, यानी कि अपने सेल्फ जो थे वो व्यक्ति जो था सेल्फ अपना जो है उद्योग स्थापित करता था। तो ज़्यादातर जो थे प्राइवेट थे, निजी थे। प्राइवेट सेक्टर जो था, सभी प्राइवेट सेक्टर से समझते होंगे प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो जो भी कारखाने थे वो उद्योगपतियों की क्या थी, निजी संपत्ति थी। सेल्फ जो है वो अपने उद्योग खोलते थे। मजदूरों को जैसे हम बोलते हैं ना, ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है, तो उसी प्रकार से इस पे जो है ये प्राइवेट जो होते थे वो कारखाने होते थे, गवर्नमेंट नहीं होते थे, जिन पे खुद का स्वामित्व होता था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। यहाँ पर जो है उनको मजदूरों को यहाँ पर है न्यूनतम जो है वेतन मिल रहा है, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। सरकारी विभागों द्वारा उनके मजदूरों पर इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, उनका वेतन क्या रहता है, इस गवर्नमेंट द्वारा जो है इस प्रकार के नियम थे कि वो जो है इंस्पेक्टर होते थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो उनके नियमों के हिसाब से जो है तहकीकात करते थे उन फैक्ट्रियों में। लेकिन उस ऐसे नियम होने के बावजूद भी जो थे वहाँ पर इन सब चीज़ों का उल्लंघन हो रहा था। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। ये इनका टाइम पीरियड दे रखा है उनके मजदूरों का, कि उनका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितने समय तक ये कार्य करेंगे, उनका टाइम दे रखा है। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से
शहरों में ही बस चुके थे, बस उनके बीच योग्यता दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फ़र्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन क्या थे, बहुत कम थे। यहाँ पर जो है आपको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति दे रखी है, बेरोजगारों की स्थिति दे रखी है। आगे देखिए, इन विभेदों के बावजूद यहाँ पर जो है उनकी स्थिति को देखते हुए ये संगठन बनाए हुए थे, और संगठन कुछ स्तर पर बने हुए थे, कहीं पर नहीं। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तब उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर जो है एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। जब इस प्रकार की स्थिति होती थी तो उस समय रूस में जो है औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले जो मजदूर होते थे, तो अगर उनको मालिक द्वारा अगर कोई चीज़ जो उनको चाहिए होती थी, यानी वेतन बढ़ाना हो या उनके काम में टाइम पीरियड को सेट करना हो या उनकी ऐसी चीज़ें जो मज़दूरों को अनकंफर्टेबल होती थी, तो क्या करते थे ये मज़दूर जो हैं मालिकों से शिकायत भी करते थे, और इस शिकायत भी करते थे, और उसके लिए अपनी बात को मनवाने के लिए वो उस समय हड़ताल भी करते थे। 1896 से लेकर 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। ये एक टाइम पीरियड दे रखा है जिस समय जो है इस प्रकार की स्थिति देखी गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो है कब्जा था। उस समय जो है ये सामंत, राजशाही उच्च जाति वर्ग के थे। जैसा कि हमने पिछली जो है क्रांति पढ़ी और अभी जो हम रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं, तो इनमें जो सामंत, राजशाही और चर्च जो ये सारे जो थे ये धार्मिक सुधारक, ये जो है इनका जो वर्ग जो रहता था वो उच्च वर्ग के थे, और जबकि किसान मजदूर जो रहते थे वो निम्न वर्ग के थे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वह सामंत नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले उनको मिली हुई थी। यहाँ पर जार जो है शासक को बोला गया है। यहाँ पर ये जार, जैसे कि हम बोलते हैं राजा, तो यहाँ पर है राजा को जार कहा गया है। तो जार के प्रति उनकी निष्ठा सेवाओं के बदले से मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों के सम्मान करते थे। देखो, हमने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी तो फ्रांस की क्रांति में जो है जो किसान वर्ग था वो जो है किसान वर्ग जो था वह अपने शासक की क्या करता था, शासक की नवाबों के सम्मान करता था। जबकि यहाँ पर स्थिति क्या है, अलग है। यहाँ पर नवाबों की, सामंतों की जो है सम्मान नहीं करते हैं किसान वर्ग। ठीक है, आगे देखिए, बहुधा वो लगान भी नहीं चुकाते थे। जो किसान वर्ग था लगान भी नहीं चुकाते हैं। जबकि फ्रांस में जो है वो लगान देते थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, नमक पे कर, चीनी कर, ये हमने फ्रांस क्रांति के दौरान पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर रूस की क्रांति में हम किसी प्रकार का कर जो है किसानों द्वारा नहीं भरा जा रहा है। आगे देखिए, कई जगह तो जमींदार की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को क्या बांटता था, ज़मीन बांटता था। आज हमने रूस की जो है इकोनॉमिकली कंडीशन पढ़ी, किस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जो रहता है, इकोनॉमिक की कंडीशन उस समय की कैसी थी। लेकिन फ्रांस के मुकाबले जो है रूस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो फ्रांस की स्थिति के हिसाब से, फ्रांस की स्थिति और रूस की क्रांति को हम कंपेरिजन करें तो रूस में जो है हमें उनका जो क्षेत्र है वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था अभी तक देखने को मिली है। अब आगे किस प्रकार का ये रूप लेती है रूस की क्रांति, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको जो ये वाला जो चीज़ दे रखी है इसको आपको सेल्फ पढ़ना है। जो भी आपको ये कलर्ड में जो भी कॉलम में दे रखा होता है वो आपको सेल्फ पढ़ना होता है, तो आप उनको सेल्फ पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम रूस में समाजवाद को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।